हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः या ये वीडियो बनाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हमारा एस, पी और डी और एफ। इस एसपीडीएफ जो आता है उपकोष, उसका हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, पहले हम थोड़ा सा ये मेरा चलेगा, लेकिन शुरू में हम कुछ बता रहे हैं, सारा चीज लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए, पहले तो हम एटम की बात कर ले। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया मेरे पास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले समझे कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। ये जो परमाणुएं होती है, इनके कक्षकों में जब हम इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी तक किसी परमाणु के कोशों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, पहले हम के एलिमेंट से लेके चल रहे हैं, के एल एम और एन, इसके माध्यम से। और ये दिया किसने था? बोरबरी ने। ठीक है, बोरबरी के अनुसार जब हम किसी एटम के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन मुझे पता करना हो कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो उस स्थिति में बोर ने क्या बोला कि हम टू एन स्क्वायर फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी किस्में होगी। तो देखिए, एन इक्वल टू हम 1 2 3 4 डॉट डॉट रखते जाएंगे, तो देखिए हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर बराबर कितना? मतलब पहले कक्षा में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पता करना है तो कितने लिखने पड़ेंगे? 2। और दूसरे में पता करना होगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। उसी तरीके से तीसरे वाले में चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, एन की जगह पे कितना लिख देंगे? 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 18। और 2 एन की जगह पे कितना रखेंगे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 32। ये मेरा किसी कक्षक में या किसी कोश में इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम सीमा है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त हम इतने इतने इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। उसने क्या बोला था? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पहले वाले को के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन। इनको हम 1 2 3 नंबर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 डॉटेड डॉटेड। ठीक, चलिए, इस कोशों में पहले वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की सीमा 2 है, दूसरा 8 है, तीसरा 18 है, चौथा क्या है? 32 है। तो हम चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं किस तरीके से चलेंगे, तो उसके लिए रूल किसने दिया था? बोरवरी ने। और बोला था कि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में भरना शुरू करेंगे, कोश में भरना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले वाले कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और जब ये पहला भर जाता है तब हम कितना डालते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर अगले वाले कक्षक में कितना होगा? 8 होगा। फिर अगले में 8, मतलब पहले में 2 भर गया तो दूसरा प्रारंभ हो जाएगा, और दूसरा प्रारंभ होगा तो कितना तक भरेंगे? 8 तक। जैसे ही 8 भर जाएगा, हम अगले वाले कक्षक प्रारंभ स्टार्ट कर देंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अधिकतम 8 रखेंगे। जैसे ही तीसरे वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भर जाएंगे, हम चौथा कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे। वो भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और हम फिर क्या करेंगे? जब मेरे पास एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उस इलेक्ट्रॉन को किस में डालेंगे? तीसरे वाले में। 18 प्लस 8 प्लस फिर आ जाएगा 2, मतलब इसको हम यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। 18 फिर 2, जब ये कर लेंगे तब 18 हो जाएगा, तो फिर अगला वाला भरना शुरू होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये नियम है। अब देखिए, हमको सीखना क्या है इसमें? हमको सीखना है एस, पी, डी और एफ। चलिए, मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाभिक के चारों तरफ का जहाँ क्षेत्र होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोश। हम जानना चाह रहे हैं कि उस कोशों में एसपीडीएफ कैसे दिखते हैं। तो हम इनमें कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? पहले वाले में, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 32। तो क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले में पाए जाएंगे उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितना? 8, 18, 32। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहेंगे तो प्रतिकर्षण आएगा, मतलब निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के पास आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। और वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अगर पास में आए तो ये एक दूसरे को ये भी रिपल करेगा, और अगर हम विपरीत आवेश रखें तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा।
तो पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 32। देखिए यही जब कोष टूटते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? उपकोष मिलते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ मात्रा में एक एक जगह पाए जाएंगे। उन मात्राओं को जहाँ पे गुच्छे के रूप में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उपकोष। लेकिन इन उपकोषों में जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो कितने टुकड़ों में टूटेगा? टुकड़ा टूटेगा उतने ही जितने कोषों की संख्या होगी। मतलब के वाले को पहला, एल वाले को दूसरा, एम वाले को तीसरा और एन वाले को चौथा। तो पहले वाले में अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 2 होगा। तो पहला वाला मुझे टूटेगा तो क्या देगा? एस देगा केवल, और दूसरा वाला टूटेगा एस और पी। देखिए जितनी संख्या होगी उतने उपकोष मिलेंगे। और 3 वाले पे चलेंगे एस और पी और एक डी, और 4th में चलेंगे तो जाएगा एस और पी, डी और एफ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोष को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने की वजह से इन छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उपकोष के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम ये जांच ले थोड़ा या पता कर ले कि एस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे और एफ में कितने होंगे। इसको जानने की कोशिश किया जाए तो चलिए हम अगर एस में इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे या निकालेंगे तो ये बताइए कि जो एस है वो के बराबर ही होगा। मतलब के वाला मुझे टूट करके क्या दिया है? एक एस दिया है, तो जो एस होगा वो के बराबर होगा ही होगा। अब बताइए के में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 होगा। उसी तरीके से अगर हमको पी चाहिए तो देखिए पहले वाले में तो है नहीं, दूसरे वाले में क्या है? एस और पी है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। तो हम एस प्लस पी को जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा कितना? 8। और इस बराबर मुझे पता है कि 2 है, तो बोलिए पी बराबर कितना निकल जाएगा? 6। 2। ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कर रहे हैं? पता करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमको पता करना है, अब एस निकल गया, पी निकल गया डी में, तो देखिए एस आ प्लस पी आ प्लस डी जोड़ेंगे तो बताइए किसके बराबर होगा? एस और पी और डी कितने? 18 के बराबर होगा। तो हम 18 लिख लेंगे। ये बताइए कि एस का मुझे पता है यहाँ पे और पी का भी मुझे पता है, तो क्या डी का नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 6 प्लस डी बराबर 18। बोलिए डी बराबर लेकर के चलेंगे तो 18 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। मतलब कि डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 10। अब देखिए यहाँ पे हमको एफ में पता करना है, तो हम ये चारों जोड़ देंगे चौथे वाले में, और मुझे चारों को जब जोड़ेंगे तो किसके जगह पे रखेंगे? एन के जगह पे। हम लिखेंगे एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ बराबर कितना? 18 कर रहे हैं 32। 32 होते हैं चारों को जोड़ेंगे तो। इनका 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 मुझे पता है, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें कितना? 10। तो एफ में मुझे पता करना है तो लिख देंगे 32। अब बताइए इनको जोड़ करके इसमें से घटा दें, 32 माइनस कितना? 18, तो ये बच जाएगा कितना? 14। कुल मिलाकर के अगर हम एस में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 मिलेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब ये कि हमने कोष लिखा था। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा कौन सा? कोष। और कोष को किसे दिखाते हैं? के, एल, एम और एन, 4 कोष। और हम लिख रहे हैं क्या चीज? उपकोष। अब बताइए कि जब हम उपकोष लिखेंगे तो यही ना टूट टूट करके दिया है, तो जिसमें हम क्या लिखेंगे? कि एक एस देता है, एल में चलेंगे तो एस और क्या मिलेंगे? पी मिलेंगे। एम में चलेंगे तो हमारा मिलेगा एस कामा पी और डी। इसमें चलेंगे तो एस पी डी और एफ। ये उपकोष है। अभी उपकोष में हमको इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो अभी हमने पता किया उपकोष में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और पी में कितना होगा? 6, और डी में कितना होगा? 10, और एफ में कितना होगा? ये मेरा कोष निकला। इस कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ब्रेक जब करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकोष बोलते हैं। और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक। अब देखिए अगर कहीं पे
किसी भी उपकोष की मैं बात करूं तो एक कक्षक में, इस डब्बे वाले को हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। इन कक्षक में एक साथ इलेक्ट्रॉन दो रह सकते हैं। तो जब रह सकते हैं तो हम यहाँ पे इस में अगर इलेक्ट्रॉन पता करें, इसमें कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एस में कितना, एक होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड भरेंगे एक डाउनवर्ड भरेंगे। और पी में कितना है, 6 है, तो 6 का मतलब क्या, एक में अगर दो रह सकता है तो 6 इलेक्ट्रॉन रखना हो तो कितने कक्षक की जरूरत पड़ेगी, कितने की, 3 की। और ये हो गया पी का आपका। और डी में अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है, और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। तो ऐसे कक्षक मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, 4 ठो बनाने पड़ेंगे, 5 ठो। तो डी का हो जाएगा क्या, ये एक, ये हो जाएगा। और चलेंगे एफ, एफ बराबर, देखिए 14 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलिए कक्षक पता चल जाएगा। कक्षकों की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 14 है तो इसमें 7 क्या होंगे, कक्षक होंगे। अब देखिए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो एसपीडीएफ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो एस में हमारा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो पी में लिखेंगे 6, और डी में लिखेंगे कितना, 10, और एफ में लिखेंगे कितना, 14। जो नंबर इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन आएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ कोष, ये उपकोष, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या और उपकोषों में कक्षकों की संख्या ये है। और इलेक्ट्रॉन हम इन उपकोषों को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक, अब चलिए देखिए ये तो हो गया ब्रेक, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता, कक्षक की संख्या पता, रिप्रेजेंट करने की पता। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे या लिखेंगे तो उसके लिए मुझे पहले ऊर्जा स्तर पढ़ने पड़ेंगे। हम अफबाउ नियम से नहीं पढ़ेंगे, जो यहाँ पे पढ़े जाएंगे वही अफबाउ नियम भी है, लेकिन उसमें ऐसे थोड़ा सा क्या करता है, राउंड राउंड करके घुमाता है, उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो नियम बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त हम ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, ऊर्जा स्तर मतलब कि कक्षकों की ऊर्जा, उपकोषों की ऊर्जा और कोषों की ऊर्जा। मतलब जब हम कोष में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो इसमें से पहले के में भरे जाएंगे कि एल में भरे जाएंगे कि एम में भरे जाएंगे कि एन में भरे जाएंगे। जब मैं के एलिमेंट में से कर लूंगा उसके बाद फिर देखेंगे कि एस में भरेंगे कि पी में भरेंगे कि डी में भरेंगे कि एफ में भरेंगे। उसके बाद जब अंदर कक्षक में जाएंगे तो मुझे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए भी ऊर्जा लगेंगे। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि इसमें भरेंगे कि इसमें भरेंगे, इसलिए मुझे इसकी भी ऊर्जा निकालने हैं, इसकी भी ऊर्जा निकालने हैं, इनकी भी ऊर्जा निकालने हैं। ठीक, फिलहाल मुझे 2 ही लिखना है। अब बताइए, और कक्षकों का मतलब 4 तरीके का हम लोग ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊर्जा पढ़ेंगे मतलब क्या, देखिए, और इन ऊर्जाओं को जिस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, चाहे कोष का हो, उपकोष का हो, चाहे कक्षक का हो, या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा होंगी, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, कक्षकों की जो कक्षों में इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी उसको भी निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और जिन जिन नंबरों का उपयोग करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिन जिन नंबरों का उपयोग करेंगे इन कोष, उपकोष और कक्षकों की ऊर्जा स्तर व्यक्त करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। देखिए क्या लिखेंगे, क्वांटम संख्या। मतलब जब हम इन सब की एनर्जी लिखते हैं और किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या है। ये 11th में है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक, कितने हो जाएंगे, 4। तो देखिए एक आएगा हमारा कौन सा, कोष, दूसरा क्या लिखेंगे, उपकोष, और तीसरा क्या लिखेंगे, कक्षक, और यहाँ पे 4 नंबर इलेक्ट्रॉन की चक्रण। तो देखिए इनको निकालने के लिए मुझे ऊर्जा, किसी ना किसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करें किसी नंबर से, इनकी ऊर्जा को व्यक्त करने किसी ना किसी नंबर का उपयोग करेंगे, इनकी ऊर्जा भी व्यक्त करने के लिए किसी ना किसी
नंबर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और इसमें इसको भी रिप्रेजेंट के लिए किसी ना किसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो देखिए, जो कोषों की ऊर्जा को व्यक्त करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब कोषों की ऊर्जा स्तर को जो व्यक्त करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, और इसे दिखाते हैं क्या है, एन से। दूसरा, जो उपकोष की ऊर्जा स्तर बता रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसको दिखाते हैं एल से। और थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीन हो गए, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं घूमने की दिशा को, इसको बोलते हैं चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या। कितने हो जाएंगे, चार मुझे मिल गया। एक तो कोष की बात करेंगे, दूसरा उपकोष की बात करेंगे, तीसरा कक्षक के, और चौथे इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाएंगे मुख्य क्वांटम संख्या, और उपकोष का दिगंशी, कक्षक का चुंबकीय, और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एस से। देखिए, अगर हमने ऐसा इलेक्ट्रॉन किसी डब्बे में भरा या उपकोष में भरा कक्षक में, तो इस वाले के लिए हम लिखेंगे 1/2 माइनस, और इधर वाले के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस। मतलब 50-50 आप क्या किए जाएंगे, नंबर दिए जाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एस से करते हैं। ठीक, अब देखिए, हम इन सभी के माध्यम से हम पहले क्या लिखेंगे, ऊर्जा स्तर, और एक बार अगर हम ऊर्जा स्तर लिख दिए तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी बेस पर हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं क्या चीज, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होते हैं, तो वो मैं अभी बता रहा हूं। चलिए देखिए, थोड़ा इरेज कर दो। ठीक, चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या किसे दिखाते हैं, एन से। और जो हमने कोष यहां बनाया था, और भी बना सकते हैं, इसमें एस होंगे, इसमें एस पी होंगे, इसमें एस होंगे, एस पी डी होंगे, एस पी डी और एफ, सारा एस पी डी एफ, एस पी डी एफ अब जितना आएंगे सब पे होगा। इस वाले पे भी लिखेंगे एस पी डी एफ, इस वाले में भी लिखेंगे एस पी डी और F। अब ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा, कहीं इसमें भी एस है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में एस है। अगर मैं सभी एस को निकाल के एक जगह रख दिया तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि ये एस किस कोष का है, चाहे ये एस किस कोष का है। तो इसको बताने के लिए या इसको समझने के लिए हम इन उपकोषों के सामने उन्हीं कक्षकों का नंबर लिख देते हैं। मतलब जैसे मानिए कि पहला वाला है तो 1s हो गया, दूसरा वाला होगा तो 2s, फिर 2p हो गया। तो इन उपकोषों को जो सामने नंबर लिखे रहते हैं, इसी नंबर को क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखिए, जो भी हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या होंगी वो तो एन से दिखा ही रहे हैं, इनके उपकोष के सामने जो नंबर लिख रहा है उसको हम तो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे द्विगांशी क्वांटम संख्या बताने होंगे तो द्विगांशी क्वांटम संख्या एन के मान पर निर्भर करता है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एल बराबर 0 से आपका n-1 हो जाएगा। अब मैं इसमें से एसपीडीएफ में एल का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए आप इधर, हम पहले वाले अगर लेकर के चलेंगे एन, ये हो जाएगा, एल का मान निकाला जा रहा है 0 और n-1। देखिए, n इजकल टू अगर मैं 1 लूँ तो ये मेरा क्या है, पहला कोष है। अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो एल बराबर 0 और 1-1 बराबर 0, और ये 0, एल बराबर क्या हो गया, 0। मतलब, और ये 0 एल बराबर आया है तो पहले वाले में कौन से केवल पाए जाएंगे, एस पाया जाएगा पहले वाले कोष में, इसलिए हम एस बराबर कितना लिख देंगे, 0। और अगर मुझसे एन बराबर 2 रख करके कोई पूछे कि एल निकालिए, तो एल बराबर होगा 0 से
n माइनस 1, मतलब कि 0 और हो जाएगा 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 0 और 2। देखिए दूसरे वाले में है क्या, s और p है, तो s और p है तो यहाँ पे कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं, जिसमें से एक s का होगा 0 और 1 नंबर जो होगा वो किसका होगा, p का होगा। उसी तरीके से देखिए अगर हम n इक्वल टू 3 लेकर के चलते हैं तो l बराबर मुझे कितना लेना होगा, 0 से n माइनस, बोलिए ये सही है। n इक्वल टू 3 अगर हम रख दें तो l 0 और 3 माइनस 1, तो हो जाएगा l बराबर 0 और 3 है 2। बोलिए 0 और 2 के बीच में नंबर आते ही है, तो आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 0 1 और 2। अब देखिए तीसरे वाले में कितने कोष है, उपकोष है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s बराबर हो जाएगा 0 और p बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर आपका हो जाएगा 2। देखिए ये हुआ तीसरे का। मैं एक और लिख रहा हूँ चौथा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इक्वल टू कितना, 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 से n माइनस 1, मतलब कि 0 और 4 में से एक गया, कितना हो जाएगा 0 और 3। बोलिए 0 और 3 के बीच में कोई नंबर आते हैं पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब देखिए कक्षक में कितने, इस कोष में कितने उपकोष है, 1 2 3 4, जिसमें से s बराबर हम क्या लिख देंगे, 0, p बराबर हमारा हो जाएगा 1 और d बराबर हमारा हो जाएगा 2 और f इक्वल टू कितना। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हमने n इक्वल टू 1 लिया तो s का मान 0 आया, n इक्वल टू 2 लिया तो भी s का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और n बराबर 3 लिया तो भी s का मान 0 आ रहा है, और 4 लिया तो भी s का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए इसमें तो p है नहीं, इसमें चलेंगे p का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तीसरे वाले में चलेंगे तो s की वैल्यू 0, p की वैल्यू कितनी, 1, और फोर्थ वाले में चलेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसका मतलब ये है कि जो उपकोष होते हैं उसमें एसपीडीएफ का मान दिगंशी क्वांटम के लिए क्या होगा, एकदम फिक्स होगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो उस नंबर को मैं लिख दे रहा हूं दिगंशी क्वांटम संख्या, यहीं पे ये हो जाएगा L, और S के लिए L बराबर 0 और P बराबर कितना 1, D बराबर आपका हो जाएगा 2 और F इक्वल टू हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे लाया भी हूँ 0 0 0 0, हर जगह इसका मान 0 है, और हर जगह p का मान क्या है, 1 है, और हर जगह d का मान क्या है, देखिए 2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो d का मान कितना हो गया 3 और f का 2 और f का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होगी एसपीडीएफ, इसके लिए LSPDF का मान होगा दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए ये फिक्स होगा। अब हम चाह रहे हैं कि हम निकाले कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो L के मान पर निर्भर करती है, जितना L आएगा, जिस L के लिए वैल्यू मैं निकालूंगा उस नंबर को हमको रखने पड़ेंगे। मतलब m इक्वल टू कितना, 0 से प्लस माइनस L होता है। देखिए मैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, और एक एक मैं लिखूंगा भी मैं, ठीक है। चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे n इक्वल टू क्या, l इक्वल टू 0, मतलब s की बात की जा रही है, तो s की बात की जाएगी तो हमारा m का मान किस पे निर्भर करता है, l के मान पे निर्भर करता है, प्लस माइनस l, तो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 1। 1 कहाँ से, 0 है ना, तो 0 से कहाँ होता है, प्लस माइनस l का मान कितना है, 0 है, और इसका मान भी क्या है, 0, तो m इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 0। तो इन s की जो ऊर्जा स्तर होगी, s के कक्षक का, उसका हो जाएगा 0। दूसरा p में अगर हम चलेंगे तो l इक्वल टू कितना 1, मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं p की, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, m इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस माइनस l, मतलब कि 0 प्लस माइनस 1। देखिए 0 प्लस 1 माइनस 1, तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर ले, 0 1 और प्लस 1, तो सबसे कम नंबर फिर 0 फिर प्लस 1 नंबर आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे कि ये जो मान है p का ना है, तो p इक्वल टू अगर हम बनाएंगे तो इसमें कितने कोष होते हैं, 3 कोष, जितने कोष होते हैं उतने ही m का मान आएगा।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। कितना हो जाएगा, +1। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डी के लिए निकालूं तो एल बराबर डी के लिए कितना होता है, 2 होता है। तो एम का मान अगर हम निकालेंगे तो 0 से प्लस माइनस क्या है, एल है, तो जाएगा 0 +-2 हो जाएगा। अब देखिए -2 0 और +2, ये बताइए कि -2 और 0 के बीच में कोई संख्या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगा। -2 -1 0 +1 +2। देखिए अब हम यहाँ पे डी में लिख रहे हैं, तो डी में मेरी कक्षक कितनी होती है, 5। कक्षकों की संख्या कितनी है, 5। अब बताइए कि यहाँ पे m -2 इसका, -1 0 +1 और +2। उसी तरीके से अगर हम f में चलेंगे तो f के लिए l का मान कितना होता है, 3 होते हैं। और उसके बाद चलिए तो m इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 से ±l, हो जाएगा 0 +-3, तो हम लिख सकते हैं -3 0 +3, ये हो जाएगा -3 -2 और -1 0 +1 +2 एंड +3। मतलब f में कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोष्ठक की संख्या कितनी होगी, 7 होगा। ऐसे हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो इसका नंबर अगर लिखना होगा ऊर्जा स्तर, तो हम लिखेंगे क्या, -3 -2 +1 0, अरे -1 +1 +2 +3। इस तरीके से मेरा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो गया, मान निकल गया। अब चक्रण का, तो चक्रण के लिए अप होगा तो प्लस और डाउन होगा तो माइनस। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हम निकाले हैं वो कक्षकों की ऊर्जा स्तर को क्या करता है, बताता है। मतलब हर एक कक्षकों के ऊर्जा स्तर ऐसे ही दिए जाएंगे। ये किसका है, उपकोष का। चुंबकीय क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं तो वो बताता है हमको कौन सा, कक्षकों की ऊर्जा स्तर बताता है। तो ये हो गया क्या चीज, SPDF में इनके कक्षकों की ऊर्जा स्तर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कक्षकों की ऊर्जा स्तर हो गया। अब हम लोग लिख देंगे N+L नियम। जो N+L नियम है वो दो, देखिए वो दो नियम दिए। N+L नियम दो बोलता है। एक पहला वो उसका नियम ये है कि अगर N+L के लिए, N+L ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करेगा, ऊर्जा स्तर। और ये ऊर्जा स्तर मुझे बताएगी कि किन कक्षकों की ऊर्जा कितनी है, मतलब उपकोषों की ऊर्जा कितनी है, उसके हिसाब से हम उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे। अब बताइए N+L, ठीक है ना। जो N+L होंगे, हम क्या कर रहे हैं कि N+L नंबर हम उसी में से लिखेंगे। तो पहले हम इसके नियम के बारे में जान ले। N+L ये बोलता है कि अगर किसी उपकोष के लिए N+N का मान अगर न्यूनतम आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। मतलब नियम में ऐसे लिखेंगे, N+L नियम में पहला इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में N+L का मान, N+L का मान जिन उपकोष के लिए न्यूनतम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। जब इलेक्ट्रॉन के किसी उपकोष के लिए N+L का मान न्यूनतम आए तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले प्रवेश करेंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसमें N का मान क्या हो, न्यूनतम हो। तो पहले मैं लिखूं N+L का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए अगर क्या हो, समान हो, तो जिसका N का मान, N+L का मान 2 या 2 से अधिक के लिए, अधिक उपकोषों के लिए, यदि N+L का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए समान आ रहा हो, समान हो, तो उन कक्षकों में या उन उपकोषों में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा जिसमें N का मान क्या हो, न्यूनतम हो।
n प्लस एल अगर दो कोष के लिए बराबर आ जाए तो हम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री कराएंगे जिसमें n का मान क्या हो, न्यूनतम हो। तो अब देखिए मैं n प्लस एल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमारे कक्षक थे अभी, ये हमारा क्या है, पहला कक्षक, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए 7 से ज्यादा कक्षक नहीं बना पाएंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब हम लेके चलते हैं तो उसमें कक्षकों की आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7, और वर्गों की संख्या कितनी, 18। इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो इसमें भी आएगा एस, इसमें आएगा एस पी, इसमें चलेगा एस पी डी, इसमें चलेगा एस पी डी एफ, इसमें चलेगा एस पी डी एफ, फिर इसमें चलेंगे तो एस पी डी एफ, इसमें भी चलेंगे तो एस पी डी एफ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूं कि सारे कोष की मैं संख्या के साथ, नंबर के साथ मैं सीरियल वाइज से लगा रहा हूं। तो देखिए पहले वाले में केवल है क्या, पहले वाले में मेरा एस है, और वो भी कौन सा, पहले वाले का, तो पहले वाले में मेरा लिखा गया 1s। दूसरे में चलेंगे तो दूसरे में क्या मिल रहा है, s और p मिल रहा है, तो उसके सामने हम 2 लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि वो दूसरे का है। फिर 2p आएगा, यह हो गया। अब spd के सामने कितना नंबर रखेंगे, 3, तो हो जाएगा 3s, 3p, 3d, और चौथे में चलेंगे तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। पांचवें में चलेंगे तो आएगा 5s, 5p, 5d एंड 5f। उसके बाद छठा चलेंगे 6s, 6p, 6d एंड 6f। साथ ही साथ 7s, 7p, 7d एंड 7f। चलिए हम n प्लस एल लिख रहे हैं, इसके लिए क्या लिखना होगा, n प्लस एल। देखिए पहले वाले को मैं लेके चल रहा हूं, मतलब 1s का मुझे n प्लस एल लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि n के मान पहले रखेंगे, उसके बाद l का मान रखेंगे। तो देखिए इसके सामने कितना नंबर है, 1 है, तो l के जगह पे कितना हो जाएगा 1, प्लस l का मान कितना है, l का मान कितना है, s के लिए मान कहाँ लिखा हूं मैं, ये 0 होगा, l का मान s के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऊर्जा स्तर होंगे पहले वाले का, इसका हो जाएगा 2, 2 का है 1। अब बताइए दूसरे का मुझे ऐसे ही निकालना है 2s का, तो n प्लस एल ये हो गया n 2, और s के लिए क्या हो गया 0, कुल मिला के क्या हो जाएंगे 2। इसके लिए कितना 2। p में चलेंगे तो देखिए n प्लस एल अगर हम p के लिए लिख रहे हैं 2p के लिए, तो n अब प्लस l, मतलब n सामने वाला नंबर है तो लिख देंगे 2, अब प्लस, बोलिए यहाँ पे p का मान कितना है 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम 3, इसके नीचे लिखेंगे 3। अब ये 3 प्लस 0, s का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि देखिए p का मान 1 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 3 में कितना जोड़ेंगे d का मान 2, तो 3 और 2 हो गया 5। यहाँ पे चलिए s का मान क्या है 4, s लिखा है तो n का मान कितना हो गया 4, और s का मान 0, ये हो जाएगा 4 और प्लस 0 मतलब कितना 4। इसमें अगर हम चलेंगे तो p में 4p बोल रहा है, तो ये n का मान हो गया 4 और p का मान कितने हो गए 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसमें चलेंगे 4, और देखिए d का कितना लिखा है 2, 4 2 6। इसमें चलेंगे तो 4 और f की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 और कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। उसी तरीके से इसका चलेंगे 5 और 0, तो ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, उसी तरीके से 5 प्लस 3 तो ये होगा 8। यहाँ पे 6 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा मेरा कितना 6, p में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 6 में 6 n का मान और d बराबर 2 l का मान, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 6 और f का मान 3 9, और यहाँ पे 7, क्योंकि 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो जाएगा 9, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 10।
ये हमने क्या लिख दिया, n+l लिखा। अब इसको क्रम में सजाना है, और क्रम में सजाने के लिए देखिए क्या बोला गया है। n+l नियम यही ना बोलता है कि n+l का मान जिन उपकोषों के लिए न्यूनतम होता है उसे पहले रिटर्न एंट्री करते हैं, और अगर दो या दो से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान न्यूनतम आने लगे तो हम उसमें पहले रिटर्न एंट्री कराएंगे जिसमें n का मान क्या हो, न्यूनतम हो। चलिए यहां मैं चल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1 की, तो हम यहाँ पे ऊर्जा स्तर लिख दे रहे हैं। ऊर्जा स्तर मतलब ऊर्जा किसकी कम है वो पहले, और फिर धीरे धीरे बाद में चलेंगे। तो ये हो गया 1s, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1s। फिर देखिए 2 नंबर, तो आ जाएगा आपका कौन सा, 2s। फिर इसका 3 है, इसका 3 है, तो n का मान जिसका कम होगा उसमें पहले रिटर्न एंट्री करेगा, तो लिखेंगे कौन सा, 2p। फिर कौन सा आ जाएगा, 3s। फिर देखिए मैं काट भी दे रहा हूं ताकि मुझे समझ में आए कि हमने कौन कौन से ले लिया। देखिए इसका 4, इनका इनका दोनों का 3 आ रहे थे, इसलिए हमने पहले 2p को लिखा फिर 3s को, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों को अगर लेंगे, 4 नंबर यहाँ भी है 4 नंबर यहाँ भी है, तो पहले हम 3p में डालेंगे फिर किस में डालेंगे, 4s में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा, 3s के बाद आता है 3p, और फिर आपका कौन आता है, 4s। चलिए ये हो गया। अब 5 नंबर देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ एक है, एक यहाँ है, और बस इतने ही है, एक यहाँ है। 3D में का 5, 4p का 5 और 5s का 5। तो n का मान किसका कम है, 3 का, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 3d और 4p और उसके बाद 5s। देख लीजिए 3d 3 लिखा है, 4p 5 है 4 लिखा है, और 5s 5 है, यहाँ पे लिखा कितना है, 5। तो p के सामने कम नंबर, उससे ज्यादा d का p का, पहले d का 3 फिर p का 4 और s का कितना हो गया, 5 हो गया। हमने एंट्री कर दिया। अब देखिए 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर एक यहाँ है यहाँ है यहाँ है, लेकिन इसके सामने 4, इसके सामने 5 है, इसके सामने कितने हैं, 6। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4d। फिर आपका कौन आ जाएगा, 6p आएगा। फिर 6p के बाद आपका आ जाएगा 6s, 5p है जी, 5p और 6s। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 7 नंबर पे चलिए, यहाँ यहाँ और यहाँ 7 नंबर है, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यहाँ 5 नंबर, यहाँ पे कितने, 6 नंबर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 4f, फिर आएगा आपका 7, ये 7। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5d, एंड फिर आ जाएगा मेरा कौन सा, 6p। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसके सामने कम नंबर लिखा है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कम है, 4p पहले आया है, 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद कौन आया, 6p 6s। उसके बाद अब देखिए इसमें कौन ज्यादा है, एक तो और है ना, 6p भर दिए, देखिए 6p लिखा है। अब देखिए 7 नंबर यहाँ है, 7 नंबर यहाँ है, और 7 नंबर यहाँ है, ठीक। पहले हम 6 नंबर, इसको मिटा दीजिए, 26 26 हो गया, 6 7 नंबर पे चलेंगे, तो 4f 5d और कौन सा, 6p। कहीं गड़बड़ लिखाया है क्या, चलिए यहां से मैं मिटा दे रहा हूँ, 4p 5p, कहाँ है 5p, यहाँ है। उसके बाद 26, उसके बाद 6 नंबर कितना है, 4d आया है, 5p आया है, फिर 26 आया। 7 नंबर पे चलिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 7 है। पहले 4f आएगा, ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर यहाँ है, और 7 नंबर यहाँ है, तो और एक 7 नंबर कहाँ है, यहाँ है। तो लिखेंगे पहले 5d, कितना लिख देंगे, 5d, ये हो गया। फिर आपका मिलेगा कौन सा, 7p 6p 6p। उसके बाद आपका मिल जाएगा 7s, इसकी ऊर्जा स्तर क्या है, कम है। अब देखिए 8 नंबर पे चलेंगे, तो 1 2 1 3 नंबर, पहले इसके 5 है, इसके कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 7 है। तो पहले हम लिखेंगे 5f, लिखेंगे 5f, एक हो गया। दूसरा चले 6d, उसके बाद आएगा 7p,
तो आएगा 6D फिर 7P, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया। अब 9 नंबर पे चला जाए, तो यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, तो पहले 6F उसके बाद 7D लिखेंगे। 6F और 7D, उसके बाद आता है 7F। ये मेरा क्या है, ऊर्जा स्तर। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, 1 में, फिर 2 में, फिर 2P में, फिर 3S, 3P और 4S और 3D। देखिए अगर इतना याद रहता है तो हम अधिकतम एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लेंगे। ठीक, उतना अगर मुझे याद है तो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ। देखिए सीरियल से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दूं। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का H1 होता है। देखिए मुझे पहले किस में रखना है, 1s में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1s, खत्म हो गया। हीलियम में चलेंगे तो हीलियम का कितना, 2। अब देखिए एस में मुझे कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 अधिकतम, तो हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 1s। फिर उसी तरीके से चलेंगे, हीलियम के बाद लिथियम, और लिथियम में कितना, 3, तो पहले वाले में 1s2 फिर 2s, मतलब पहला 1s चल रहा है फिर 2s चल रहा है, तो इसमें 2 और इसमें 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम के कितने, 4 होते हैं, 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 1s2 फिर आएगा 2s2, देख लीजिए पहले 1 में फिर 2 में। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो बोरान के 5 होते हैं, तो पहला 1s भरेगा, 2, 2s2, अभी 4 हुआ, एक और स्टार्ट हो जाएगा, 2s के बाद आता है कौन सा, 2p। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6। लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन तब न भरेंगे जब हमारे पास होगा, जब है ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1, 2, 2, 4 और 1, 5, जोड़ने पे उतना ही आना चाहिए। उसके बाद कार्बन है, तो पहले 1s आएगा, फिर 2s2 और फिर 2p कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का लिखना है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो यहाँ पे 4 हुआ तो 3 इसमें डाल देंगे, क्योंकि अधिकतम हम कितना डाल सकते हैं, 6। उसी तरीके से आगे चलेंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p क्या, 4। देखिए अभी तक हम यहीं पे हैं, 2, 2, 4 अच्छा है 10, 10 तब तक होगा नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लोरीन का कितना होता है, 9, तो 1s2 फिर 2s2 एंड 2p 5। फिर आ जाएगा कौन सा, नियान, तो 1s2, 2s2 एंड 2p कितना, भर गया मेरा यहाँ तक। 2p का 6, 2s का 2, 1s का 2, 2, 2, 4, 6, नियान तक हो गया। नियान के बाद मैं सोडियम लिखूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 11, तो लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p6। 2, 2, 4, 6, 10। अब अगला वाला स्टार्ट होगा 3s, तो 3s में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, वो भी कितना, 1, क्योंकि 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। अब मैग्नीशियम पे अगर हम चलेंगे तो 12, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, 12 का। और ऐसे ही एल्युमिनियम का करेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2। देखिए यहाँ तक भरे, 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 12 इसमें डालेंगे कितना, 1, तो 13 होता है ना एल्युमिनियम का, यह हो जाएगा। फिर 3s के बाद आएगा मेरा 3p1। अब देखिए एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का होता है 14, लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p कितना, 2। वो इसलिए कि देखिए यहाँ तक मेरा भरा है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक हम अगला क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं, उपकोष। उसी तरीके से फास्फोरस का कितना होता है, 15, 1s2 और 2s2 एंड 2p6, 3s2 और 3p 15 है, 3 डाल देंगे, 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 3, 15। ठीक, इस तरीके से हम भरेंगे। और आगे चल रहे हैं हम, फास्फोरस के बाद क्या आता है आपका, सल्फर आता है 16, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p में चलेंगे। यहाँ 3 भरे हैं तो 16 वाले में 4 हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 4, 16। क्लोरीन 17, 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p5।
उसी तरीके से आर्गन का अगर हम चलेंगे 18 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 आएंगे 6 रखेंगे 5 है तो एक और डालना पड़ेगा 17 से 18 पहुंचे तो एक रिटर्न और डालने पड़ेंगे 2 2 4 6 10 12 6 18। अब आते हैं स्कैंडियम 21 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 एंड 3p6। अब देखिए यहां तक हमने पहुंच गया 3p6। अब आएगा 4s तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 4s तो पहुंचिए गए जी 3p 2 2 4 6 10 2 12 6 18 ठीक है। 3p के बाद क्या आ जाएगा 4s। देखिए क्या लिखा है 3p के बाद 4s। 4s में कितने 2 ठीक कैल्शियम नहीं लिखा हूं ये हो जाएगा कितना 21 तो 2 इस पे डालेंगे और s भरने के बाद कौन सा भर रहा है d भर रहा है तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहीं पे 3d1। उसी तरीके से वेनिडियम चलेंगे 22 तो यहां तक तो लिखेंगे ही 4s2 एंड 3d2 हो गया 18 ये हुआ 2 ये हुआ 20 और एक 21 अब 20 और 2 22। उसके बाद आता है वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम ये टाइटेनियम है 22। उसके बाद आएगा वेनेडियम तो हम क्या लिखेंगे यहां तक लिखेंगे और हो जाएगा 4s2 और 3d3 ये वेनेडियम हो जाएगा 23। अब आता है क्रोमियम का 24 तो लिखते क्या है 1s2 2s2 2p6। उसके बाद आपका आ जाएगा 2p के बाद 3s2 और 3p6 अभी कितना हुआ 2 2 4 6 10 12 6 18 और उसके बाद आता है 4s2 और उसके बाद आपका आता है 3d इसमें 4। ऐसा हम क्या करेंगे जनरली भरेंगे लेकिन ये चौथा वाला कोर्स अधूरा है और पांचवे वाला भी तीसरे वाला भी कोर्स अधूरा है क्योंकि 17 इसमें होंगे जुड़ेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले में से अगर इसको निकाल करके दे दें तो ये आधा भर जाएगा और ये भी आधा भर जाएगा। तो जो पूर्ण भारित कक्षक होते हैं पूर्ण भारित कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं अर्ध पूर्ण फिर उसके बाद अपूर्ण। तो देखिए अगर इसको इसमें से रिटर्न एक दे देंगे तो एस का कोष हमने देखिए लिखा है यहाँ पे एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें था और इसमें कितना है कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 देखिए अधूरा है ये। अगर मैं इसको उठा करके इसमें डाल दूं तो इसमें हो जाएगा 1 और इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 बोलिए ये अर्धपूर्ण भर गया कि नहीं। इसलिए हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा ना लिख करके हम लिखेंगे क्या क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद आ जाएगा 4s1 और 3d5 ये हुआ क्रोमियम का। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे Fi का जब हम लिखेंगे मैं लिख रहा हूं थोड़ा देख लीजिए। अब आता है Fi मैं सारा लिख रहा हूं Fi का 26 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 और 6 26 देखिए ये तो अधूरे ही है। अब इसको निकाल के इसमें डाल भी देंगे तो अर्ध ना अर्धपूर्ण होगा ना पूर्ण होगा इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। कोबाल्ट को करोगे तो 27 ये क्या होता है यहां तक पहुंचेगा 4s2 20 हुआ और 3d7 27 हो गया। फिर निकिल का चलेंगे तो आपका हो जाएगा 4s2 और एक 3d8। उसी तरीके से कॉपर का चलेंगे 29 तो देखिए लिख रहा हूं इसका पूरा ये एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन कैसे है 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा 4s2 3d9। ऐसा मुझे करना चाहिए जनरली लेकिन हम अगर पहले वाले कोर्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में कितने हैं 8 तीसरे में 2 अच्छा 8 8 और 9 17 अब बाहर में 2 हमारा इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में पाए जाने की अधिकतम संभावनाएं क्या थी कि पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में
8 और 18 ऐसा होना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रॉन हम विन्यास कर लें तो इस मेरा ये हो जाएगा, अगले वाले में क्या हो जाएंगे 32, मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और अगले में 32 हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखिए अगर हम तीसरे की बात करें तो ये होना चाहिए 18 और ये होना चाहिए कितना 32, जबकि है क्या, नहीं है 32, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसको निकाल करके यहाँ दे दूं तो बन जाएगा 2, 8, 17 से अब हो जाएगा 18 और फिर कितना, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसमें दो दो कक्षक पूर्ण है, मतलब 50 और 50 है। लेकिन इसमें चलेंगे तो हो जाएगा 75 और कितना हो जाएगा 25। इसमें 50-50 है, मतलब दो कक्षक पूर्ण भरा है और दो कक्षक क्या है, अधूरा है। मैंने एक चेंज कर दिया, इसमें से इसमें डाल दिया तो 3 कक्षक भरा हुआ मालूम चल रहा है और एक अपूर्ण, सही है ना। तो ये क्या हो गया 50-50, 50 करें 75% स्टेबल है और 50% अनस्टेबल है, मतलब कि 4 कोषों में 3 कोष में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन, एक में नहीं है। इसमें चलेंगे तो 2 में है और 2 में नहीं है। तो कॉपर का क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें डालेंगे तो ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s1 एंड 3d। हम इलेक्ट्रॉन इसलिए डालते हैं, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और जहां जहां ऐसी संभावनाएं दिख रही होगी हम हर जगह इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, वैसे ही भरने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये तो था कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आयन का। तो समझिए आयन पहले, आयन देखिए दो तरीके का आयन होता है। एक होता है क्या चीज, धनायन, और एक होता है क्या, ऋणायन। देखिए जिस पे ऋण आता है उसे ऋणायन बोलेंगे, जिस पे धन आता है उसको क्या बोलेंगे, धनायन। धनायन का मतलब ये है कि जो हमारे पास परमाणु होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तब धन आया है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन लिया है तब उस पर क्या आया है, ऋण आया है। अब देखिए मैं ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कर रहा हूं, उसके बाद करेंगे हम लोग किसका, 17 कह रहे हैं। कुल माइनस का पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का इनके नियम है कि जब हम किसी ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके परमाणु में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जबकि धनात्मक में ऐसा नहीं है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक कितने, 17 और एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कितने हो गए, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन पे अगर डबल माइनस है तो इस इलेक्ट्रॉन को पहले मैं जोड़ूंगा परमाणु क्रमांक में, तब जाकर के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो ऑक्सीजन का 8 और 2 ठो माइनस कितने हो जाएंगे, 10। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, परमाणु में ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब देखिए इसका मुझे करना होगा 18 का, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, उसके बाद आता है 3s2 एंड 3p6। देखिए पहले हम इसमें भरते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसा भरते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p6। देखिए 6 2 8 2 10। तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन ऋण आ रहा है किसी एटम पे, तो हम उस वाले ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को हम उसके परमाणु क्रमांक में जोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जबकि अगर हम धनात्मक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले उसके विपरीत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और तब जाके हम क्या करेंगे, उसके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त उसके बाहरी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और वो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, हमारे पास सोडियम है प्लस, तो हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे, सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, Na, क्योंकि इसी से ये उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी से करिए, तो क्या लिखेंगे, Na का 11 होता है, तो 1s2 और 2s2 एंड 2p6 और 3s1। सही है। हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या चाहिए, Na चाहिए +1। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, बाहर वाला कक्षक यही ना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो 1s2 और 2s2 एंड 2p6 और 3s। एक इलेक्ट्रॉन निकालना ना है, इसलिए हमको किसने क्या किया, पहले उसके विपरीत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जिससे वो बन करके आया है। उसके बाद धनात्मक कितनी संख्या में, एक, और एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षक से निकाल लेंगे। उसी तरीके से देखिए एफ आई का होता है 26 और लिखेंगे तो 1s2 2s2। हाँ मुझे Fi प्लस का निकालना है,
डबल प्लस का, तो मैं पहले किसका करूंगा, Fi का। तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, और उसके बाद आ जाएगा 3d6। ये हमारा क्या है, Fi का है, और मुझे किसका लिखना है, Fi डबल प्लस का। तो इसके बाहरी कक्षक में कौन होंगे, बाहरी कक्षक यही ना होगा, जिसके सामने अधिकतम नंबर लगा होगा वो कक्षक बाहरी कक्षक कहलाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर इनका लिखेंगे, तो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आ जाएगा 4s, आएगा 3d6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हर एक जगह ऐसे ही करेंगे, ऋणात्मक में जितने ऋणात्मक होगा उसमें उसके परमाणु क्रमांक में जोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, लेकिन अगर धनात्मक आए तो उसके विपरीत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उतनी ही संख्या में धनायन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा धनात्मक और ऋणात्मक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। देखिए हमने अभी तक अफवाह का नियम का पालन, अफवाह नियम का हमने उपयोग ही नहीं किया। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे भी नहीं, बिना उसके जाने ही क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आता है हुंड का नियम, हुंड का नियम। देखिए हुंड का ये बोलता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम तथा उसके स्पिन क्या हो, समदेश। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय मुझे ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में भरे तो ए उस इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो, एक ही तरफ हो। और जहां तक संभव हो हम ये कोशिश करें कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरे, अगर पूरा फिर भर गया तो वापस हम फिर शुरू से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे। देखिए हुंड का नियम, और हम एस के लिए लिखे भी है ऐसा। तो जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसके अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, तो इससे पहले मुझे एसपीडीएफ लाना पड़ेगा। एसपीडीएफ लाएंगे तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 और 2s2 एंड 2p4 हो गया 8, 2 2 4 6, 2 2 4 और 4 8। देखिए ये एस का कक्षक, वो भी कौन सा है, पहला एस। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। फिर इसका चलेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। फिर अगर पी में हम चलेंगे तो कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए इस तरीके से हमने इसको भरा है कि जिसमें सभी की दिशा क्या है, एक की तरफ हो। तो समदिश का मतलब क्या होता है, एक ही तरफ होना। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो फिर पुनः वापस आएंगे और यहाँ से भरना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर मान लो क्लोरीन मेरे पास है तो लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p6। उसके बाद 3p6 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, भर गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसका कर लेते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका करेंगे तो 3, 1 2 3 4 5 6, बोलिए इसका हो गया। 3s में चलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें चलेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सब में भरेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोबारा भरेंगे। अब जब भरेंगे तो नीचे की तरफ भरेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक जो भी आता है उदासीन, सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हैं। इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। दूसरी बात, अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, धनात्मक ऋणात्मक और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट और जानेंगे। एक तो हम ये कि अगर किसी एटम को दिया है उसकी आवर्त सारणी में स्थितियां क्या होगी। तो स्थिति जिसमें हम लोग बोल सकते हैं वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। मतलब जो एलिमेंट हमने लिया है उनकी आवर्त सारणी में स्थितियां क्या होगी, किस आवर्त का होगा,
किस वर्ग का होगा, किस ब्लॉक का होगा, वो ज्ञात कर लेंगे अभी। एक साथ ही साथ और टॉपिक चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण देखिए, कोई भी चुंबकीय गुण तब प्रदर्शित करेगा जब उसके बाहरी कक्षक में या उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जाता। मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर पाया गया तो वो पदार्थ हमेशा चुंबक के गुण रखेगा, और अगर नहीं पाया गया तो चुंबक का गुण नहीं रखेगा। पाया जाएगा तो अनुचुंबकीय, नहीं पाया जाएगा तो प्रतिचुंबकीय। तो चुंबकीय गुण में हम लोग दो तरीके से पाते हैं। एक, और चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो म्यू इक्वल टू होता है रूट में एन, और एन प्लस क्या, ये हो गया बीएम, बोहर मैग्नेट। इस फार्मूले से हम किसी एलिमेंट की चुंबकीय गुण की गणना कर सकते हैं, जहां पे एन इक्वल टू होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए, यदि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यदि n इक्वल टू 0, तो बताइए, अगर n यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा, तो म्यू बराबर पे क्या आ जाएंगे, 0। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये कैसा रखेगा व्यवहार, प्रति चुंबकीय, मतलब कि ये क्या कर जाएगा, इसमें चुंबक के गुण नहीं होंगे, प्रति चुंबकीय। इसमें चुंबक का गुण नहीं होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। और यदि ऐसा हो जाए n इक्वल टू नॉट 0, तो किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, उस स्थिति में यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो हम बोलेंगे म्यू इक्वल टू नॉट 0। उस स्थिति को क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। ठीक है। जब n नॉट इक्वल टू 0 तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। और n इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे, प्रति चुंबकीय। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए निकालने की कोशिश कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। चुंबकीय गुण रखता है कि नहीं, साथ में हम यहीं पे रंग भी लिख दे रहे हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो रंगीन होंगे। रंगीन जैसे देखिए Fi, हमसे बोला जाए कि Fi प्लस 2 कैसा है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, इनके यौगिक रंगीन होंगे कि रंगहीन होंगे। तो मैं अभी बोला था कि धनात्मक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पूर्व जहां से वो उत्पन्न होकर के धनात्मक आया है, पहले मैं उसका करूंगा। तो Fi का 26 हो जाएगा कितना, 1s2 2s2 एंड 2p6, 3s2 3p6 4s2 3d कितना 6। देखिए मुझे 2 निकालना है ना, तो हम क्या कर देंगे, 2 प्लस ले लेंगे, तो बोलिए इसको मिटा दें, 4s खाली हो गया। अब बताइए एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ पे 2 तो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अब बात आई है किसकी, एस की, तो एस तो खाली है। डी में चलेंगे, चलिए एक इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 2 3 4 5 1 6। बोले कितने जोड़े बन गए, कितना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितने, 4। और अगर हम म्यू का मान निकाले तो म्यू इक्वल टू अभी मैं लिखा था n, और n प्लस क्या 2। बोलिए म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8। ए 2 नहीं होगा जी, 4 यहाँ पे होगा, n की वैल्यू कितनी लिखी गई है, 4। तो 4 2 6, 6 चौके 24। मतलब अनुचुंबकीय चुंबकत्व क्षमता कितनी होगी, इतना। और अगर मैं ऐसे ही एलिमेंट लिया हूं, कोई और ले लेते हैं, कॉपर अगर लेंगे डबल प्लस तो भी ऐसे ही निकालेंगे, अनुचुंबकीय प्राकृतिक का। और इसी तरीके से अगर हम जिंक लेंगे और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो ये अनुचुंबकीय, नहीं पाया गया तो प्रति। तो देखिए डी, यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 होता है इसका प्रमाणिक क्रमांक, यहाँ पे हो जाएगा तो 30, 10 रखेंगे, सब तो भरा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। मतलब जिंक कैसे देख लेते हैं, चलिए आइए, जिंक का 30 प्लस 2 का करना है, तो प्लस 2 का करना है तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये जिंक का है, इसको अगर हटा दे तो ये जिंक का है। हमको निकालना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बोलिए इसको मिटा दे यहाँ से, तो मिटा देंगे तो बोलिए यहाँ तक तो भरा भरा दिख रहा है,
ये डी में भर करके देखिए, तो डी में भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, अरे 10 है, 5 6 7 8 9। इस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो म्यू बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। क्या बोलेंगे, प्रति चुंबकीय और क्या लिखेंगे, रंगहीन, प्रति चुंबकीय और रंगहीन। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, रंग और चुंबकीय गुण पता कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए और इसमें भरिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा तो अनुचुंबकीय, और नहीं बचा तो प्रतिचुंबकीय, बच गया तो रंगीन और नहीं बचा तो रंगहीन। अब हम इनकी थोड़ी सी बात कर लें। क्या चीज, देखिए इनका मैं बात कर रहा हूं कि किसी एलिमेंट का आवर्त सारणी में स्थिति कैसे बताएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का मुझे आवर्त सारणी में क्या बनाने हैं, स्थिति बताने हैं। इसका कितना होता है, 8। तो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4, क्योंकि 8 ही न है, 2 2 4 6, 2 2 4 और 4 8। देखिए लास्ट में जिसमें भरेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और लास्ट में जिस पोर्शन भरेगा उसका ब्लॉक वही होगा। ब्लॉक कितना हो जाएगा, P। और वर्ग की संख्या कितनी होगी, आवर्त की संख्या पहले पता किया जाए। आवर्त की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो आवर्त दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से जो अधिकतम नंबर किसी उपकोष के सामने लगा होगा वो हमको क्या बतानेगा, आवर्त की संख्या। तो बोलिए यहाँ पे कितने अधिकतम नंबर है, 2। तो आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वर्ग पता करना है तो देखिए मैं बगल में लिख रहा हूं कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल है ऐसे और यहाँ पे F होगा, तो ये जो होते हैं S, और यहाँ से होता है D, और ये होता है P। जब मैं P में जाऊंगा तो S को भी और D को भी तब न P पहुंचेंगे। तो मुझे अगर P का निकालना है तो S में, D में और प्लस P में। S का निकालना है तो केवल S, और अगर हमको D का निकालना है तो मुझे S प्लस D में जाने पड़ेंगे, क्योंकि D जब लास्ट में आएगा तो S को पार ही करके गया होगा। तो आप बताइए कि वर्ग संख्या मुझे निकालना है, तो आप बताओ कि S में लिखेंगे और D में लिखेंगे और प्लस P में लिखेंगे। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और D में 10 इलेक्ट्रॉन, और P में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 6 10 और 2 12 और 4 16। पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 16 में होगा और आवर्त नंबर किसमें, 2 में और P ब्लॉक में। कहीं ऑक्सीजन यही 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कहीं होगा। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, स्थितियां बता लेंगे। एक और मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फिर। ठीक, यहाँ पे अगर मुझे कोई दे दिया कि Fi का आवर्त सारणी में स्थान बताइए, तो हम इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए कभी हम लिख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि वर्ग और आवर्त क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा 4s2 एंड 3d। 3d कितना हो जाएगा, 6। बोलिए इसको बताना है मुझे, ब्लॉक। ब्लॉक किसका है, लास्ट में भरा है D, तो D हो गया। अब देखिए आवर्त निकालना है। आवर्त बराबर क्या लिखेंगे, देखिए किसी उपकोष के सामने जितना अधिकतम नंबर लिखा हो, चाहे वो लास्ट भरा हो चाहे पहले भरा हो, वही नंबर उठा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 4। और वर्ग करें आवर्त, अब वर्ग की संख्या मुझे निकालने हैं। तो देखिए लास्ट में कौन आया है, D आया है। तो मैं क्या बोला कि D में निकालना होगा तो मुझे पहले S, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, P। तो आप पहले लिखिए क्या, S, और उसके बाद D लिखिए। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और F में कितना, 6। मतलब वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। 6 D का हो गया और S का 2। जब D में निकालना होगा तो S को भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि S के बाद D आता है। और P में निकालना हो तो S D तब जाकर क्या आएगा, P। और S में निकालना होगा तो केवल S का। तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 8। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम ये ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सभी
सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाएंगे, किसकी ऊर्जा कितनी होती है, किसका ऊर्जा नहीं होता है, कम बेसी होता है तो हम कैसे लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम। हाँ, एक बात और समझिए, इस में हमने कहीं अफबाउ नियम का नाम ही नहीं लिया। अब ऐसे और भी बताए जाएंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो हमारा है, जो भी हमने पढ़ाया है वो 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है, यानी सभी चैप्टरों में, सभी क्लासों में, 10th 11th और 12th तीनों में मिलेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही एक क्या कर दिया, पढ़ा दिया पूरा, क्वांटम संख्या के साथ और एनर्जी लेवल के साथ और इलेक्ट्रॉन फील्ड करने के साथ साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।